विटामिन के बाद तुम्हारे लिपिड्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब हैं जिनमें ये जो तीनों पार्ट हैं, इस चैप्टर में हम लोग मेनली ये तीनों पार्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत देख लेंगे विटामिन लिपिड्स के बारे में हल्का फुल्का। ये तीनों जो हैं ये इम्पोर्टेंट है फॉर जी। तुम्हारे तुम एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो भी तुम्हें काफ़ी सारा कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी सही रहेगा और मेंस के लिए भी। वैसे मेंस का क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से कभी आता है कभी नहीं आता, तो हम तो खैर पूरा ही कवर करेंगे। बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि जेई मेन के लिए एनसीईआरटी इज नॉट एनफ फॉर दिस चैप्टर। एनफ नहीं है, मतलब हो सकता है आ जाए उससे क्वेश्चन, हो सकता है ना भी आए। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस भी आए हैं इसमें से फ्रॉम लास्ट 2-3 years। एनीवे, अच्छा बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारा जो सबसे पहला पार्ट है उनको वो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से अगर हम जाएं, इसके नाम से अगर हम जाएं तो ये होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सिंपल मीनिंग में अगर हम इसका मतलब निकालें, दिस इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन कैसे, कि कार्बन के साथ वाटर भी अटैच होगा कुछ, है ना। नंबर अलग अलग हो सकते हैं, एक्स और वाई कुड बी डिफरेंट, सो दैट इज ओके। अभी क्या है, जैसे हम इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्लूकोज। तुम लोगों ने भी सुना होगा, सब लोगों ने सुना है, C6H12O6। अगर हम इसे से फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा C6H2O6। ठीक है, तुम्हारा क्या है, सुक्रोज वाला फॉर्मूला है, वो क्या होता है C12H22O11। तो ये हो गया C12H2O11। तो स्टार्टिंग में क्या है, जब ये चीज़ें डिस्कवर हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी चल रहा था, तब ये डेफिनेशन जो है इसके नाम से डिराइव हुई। खैर कार्बोहाइड्रेट जो है नाम रखा वो इसीलिए रखा था क्योंकि दीज आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। बट थोड़ा आगे और डिस्कवर हुआ और चीज़ें पता चली, फिर पता चला कि यार ये तो हमेशा ट्रू ही नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है, इसका फेमस एग्जाम्पल है जहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। CH3COH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड है। इसका फॉर्मूला जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होना चाहिए, राइट। बट क्या ऐसा है क्या, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। भाई प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से पता चला कि फॉर्मूला वैसा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां से पता चला कि स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी फॉर्मूला वैसा नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी एक तुम्हारा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। तुम्हारा होता है रहमनूज करके होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस इज कार्बोहाइड्रेट। खैर नाम से ही तुम्हें अंदाजा लग रहा है, बट ये जो है इस फॉर्मूला में नहीं आता है। देखो इस फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते, बट फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पे अब ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक हम डेफिनेशन लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट की। एक्चुअल डेफिनेशन या फिर न्यू डेफिनेशन क्या है, वी कैन कॉल दैट एज मॉडर्न डेफिनेशन एज वेल। सो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। सो carbohydrates are optically active
पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो सबको मैं ब्रेक करके बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। अभी पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स or ketones or any such compounds or any such compounds which produce these on hydrolysis। लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई होगी। चलो, पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? बहुत सारे OH के ग्रुप्स होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं। अगर वो भी नहीं है तो वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जब हाइड्रोलिसिस करें तब एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो तुम्हें ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा लग रहा होगा, जैसे तुम्हारा सुक्रोज है ना। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो क्या बनता है? अभी क्या है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं है, बट जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। तो इन दोनों में क्या होता है? किसका माइक ऑन है यार? ठीक है, इनमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। तो अभी बताओ इसका मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लास्ट देते। टाइम मुझे पता नहीं। लास्ट लाइन देखो यही है। देखो एक बार रुको मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारा ग्लूकोज का एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये है डी प्लस ग्लूकोज। बताओ कैपिटल डी का मतलब क्या होता है? बता रखा है मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में। डेक्स्ट्रो वाला क्या क्या क्या? डेक्स्ट्रो वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी। नहीं सर, देखा, ये तो कोई अल्कोहल के ग्लाइकोल के रिस्पेक्ट में करते थे, कोई ऐसे कंपाउंड के रिस्पेक्ट। ग्लिसरल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में करते थे। नाम नहीं पता। अरे डेक्स्ट्रोलीवो तो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है। ये तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग इसका वो चलता है। पढ़ाया था क्लास में, याद नहीं होगा क्योंकि वो इतना काम नहीं आता ना, इसलिए इस चैप्टर में बहुत आएगा। तो ये जो कैपिटल डी है वो OH, लास्ट वाला OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सर वो सिर्फ अकेले उसको रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? फिर हमें क्या पता कि आगे में कैसा होगा? तो हम कभी सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे ना आगे के कंपाउंड में। यार ये क्या चल रहा है? सर एक बार स्ट्रक्चर बताइए। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब देखो कैपिटल डी जो है वो इसके रिस्पेक्ट में, इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में राइट साइड में है, तो वो कैपिटल डी उसकी वजह से आता है। ग्लिसरल डी हाइट जो है हम उससे कंपेयर करते हैं, अगर याद हो तो ग्लिसरल डी हाइट जो है ना हम उससे कंपेयर करते हैं। ये क्या है? डी ग्लिसरल डी हाइट। ठीक है, यहां से वो वाला आया था कैपिटल डी वाला। तुम्हारा प्लस जो है वो बताता है क्लॉकवाइज। हाँ हाँ बोलो, अब बोलो तीर्थ। हम जब दूसरे सब में नेमिंग करते थे हम्म। तो उसमें तो हमें पता चल जाता था कि ऐसा नाम लिखा तो कंपाउंड क्या है वो तो दिख रहा है, लेकिन इधर डी, मतलब डी तो ठीक है, आखिरी वाला तो हम कर देंगे, लेकिन ऊपर वाले का क्या करेंगे? ये तो तो फिर ठीक है, वो ये, नहीं ग्लूकोज नहीं का तो वो हमें पता है हमें, लेकिन वो ठीक है। दूसरा कोई नया आया तो। अरे तो फिर ग्लूकोज नहीं होगा ना, ग्लूकोज नहीं होगा ना।
नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, ग्लूकोज नहीं होगा तो चल गया, लेकिन और कौन सा होगा वो थोड़ी पता चलेगा। हाँ, वो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखना पड़ेगा हमें। काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं जिन काफी सारे ऐसे ग्लूकोज टाइप के ही होते हैं जो जिनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे वो अलग अलग नाम होता है जिनका। वो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। सर ये डी सर प्लस वाली नेमिंग देके फायदा क्या हुआ? डी प्लस वाली नेमिंग देके फायदा क्या हुआ? फायदा उसने तो यही पूछा, अलग तरीके से पूछा था। अच्छा, मतलब मीनिंग बाद क्या में है इसका, हमने देखे क्या पता चला? बाद में क्या होता है ना कि ये जो है ना यहाँ से अटैच होता है। आगे पढ़ोगे, ये जो है यहाँ से अटैच होता है। अटैच होता है ना तो उसके बेस पे उसका भी फिर अलग अलग नेमिंग होता है। तो कैपिटल डी जो है ना वो उसी के लिए दिया है कि लास्ट, क्योंकि तुम्हारा जो अटैचमेंट होता है पहले और सेकंड लास्ट से, वो पहले और सेकंड लास्ट से ही होता है। और कैपिटल डी और कैपिटल एल भी वहीं से डिसाइड होता है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है डी प्लस ग्लूकोज। इसमें क्या ध्यान रखना है तुमको कि 1 2 3 4 5 6 7। एक्स्ट्रा बन गया सर शायद से। अरे यार, ये एक्स्ट्रा क्यों बन गया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी क्या है, ये तुम्हारा क्या ग्लूकोज हो गया इस तरीके से। ये मेरा ग्लूकोज हो गया, डी प्लस ग्लूकोज। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, जैसे तुम्हारा जो डाइसैकेरा, ये क्या नाम है, तुम्हारा जो सुक्रोज है वो दो पार्ट में टूट रहा है। सुक्रोज में क्या एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, ठीक है ना। बट जब ये हाइड्रोलिसिस बन रहा है तो वो ऐसे स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन है। तो इसका जो लास्ट लाइन है उसका मतलब यही है, एनी सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। सर वो सर दीज क्या है? दीज है ना, क्या पूछ रहे हो तुम? दीज मतलब यार ये है ना, दीज मतलब ये, इन्हीं की बात कर अच्छा रहे ओके। सर हैं। हाँ बोलो। वो डी और एल से हमें जो लास्ट ओ एच है वो राइट या लेफ्ट में वो पता चल जाएगा, पर ऊपर वालों का क्या? ऊपर वालों का नहीं पता चलेगा वैसे तो, बट मतलब खैर। ऊपर वालों का बट कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट लेफ्ट कहीं पर भी हो तो? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें अगर तुम एल बनाते हो तो एल इसका कैसे बनता है वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफिक है। तो वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर मैं एल ग्लूकोज बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, वो इसका मिरर इमेज बनेगा। ये तुम्हारा एल ग्लूकोज है। तुम्हारा एल ग्लूकोज ऐसे बनता है, इसका मिरर इमेज बनता है। ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जनरली एल जो रहता है वो राइट हैंड साइड, अगर लास्ट वाला जो कार्बन है वहां पे ओ OH जो है राइट हैंड साइड में है तो डी हो जाता है और वो एल हो जाता है। बट यहाँ पे एल ग्लूकोज जो है वो एक तरीके से डी का मिरर इमेज होता है। अरे ये दो इनांशोमर्स है ना? क्या? ये दोनों इनांशोमर्स है ना? हाँ, इनएंशियोमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे देखोगे ना ऑप्टिकली एक्टिव है। जितने भी तुम्हारे कार्बन, जैसे ये कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी टाइप है। ठीक है, अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल है। फिर हम ग्लूकोज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज तो हम केवल इनके बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वगैरह ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, बिहेवियर किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में है, कि हाइड्रोलिसिस करने पे वो कैसा होता है। पहला आता है मेरा मोनोसैकेराइड। नाम से पता चल रहा है मोनोसैकेराइड। अब इसमें क्या है ना, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते भाई, हाइड्रोलिसिस करने से वो टूटता है ना यूनिट्स में। अगर तुम्हारा एक ही यूनिट है, जैसे ग्लूकोज 1 यूनिट है, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या वो टूटेगा ही नहीं। तो ये इसमें हम क्या लिखेंगे, विच कांट बी hydrolyzed, which can't be hydrolyzed into simpler unit of polyhydroxy aldehyde और कीटोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, राइबोज हुआ, इन सब के स्ट्रक्चर जो है ना हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये हो गया मोनोसैकेराइड। अच्छा, कल मैंने एक तुम लोगों ने ग्रुप पे अनाउंसमेंट देखा होगा, कल मैंने एक बेसिक रिवीजन ऑफ रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट का एक सेशन रखा है। टाइमिंग मैं अनाउंस करवा दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी थोड़ा भी दिक्कत आ रही है इन सब चीजों में तो वो अटेंड कर सकता है। दूसरा है मेरा ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से 10 यूनिट के बीच में टूट जाते हैं, 2 से 10 यूनिट के बीच में। तो इसमें क्या लिखेंगे, which upon hydrolysis yields 2 to 10 unit of मोनोसैकेराइड, है ना, इनके 2 to 10 मोनोसैकेराइड के यूनिट में कन्वर्ट हो, उनको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स, मान लो ये अगर ये 2 यूनिट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही है, ठीक है ना, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। 3 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब तुम्हें एग्जाम्पल, तुम्हारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है सुक्रोज वाला। सुक्रोज ये क्या है, डाइसैकेराइड है, क्योंकि ये 2 यूनिट में टूटता है। कौन कौन सी 2 यूनिट में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एक ऐसी बहुत बार आया है तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है पॉलीसैकेराइड। बोर्ड्स के लिए जो है ना, अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें थोड़ी सी और एग्जांपल देने पड़ेंगे। मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो बोर्ड्स वगैरह में अगर तुम्हें ये सब डेफिनेशन वगैरह लिखनी होंगी तो एग्जांपल्स थोड़े और बताने पड़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है, जो 10 से ज्यादा यूनिट्स यील्ड दे,
10 से ज्यादा यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद दे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस yields more than 10 units of monosaccharide। फेयर एनफ है ना भाई, ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 दे रहा है तो पॉली का मतलब क्या, उससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारा स्टार्च क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, पॉलीमर टाइप का है। जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज से भी सेम ही बनता है, बट इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। हाँ बोलो। सर ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज क्यों नहीं कर सकते? नहीं होता ना हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अच्छा एक सर, नहीं होता उस। नहीं होता, मोनोसैकेराइड है ना, नहीं होते, इनको ओके। नहीं कर सकते हम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट है, सर हम हाइड्रोलिसिस क्या देख के करते हैं, मैं मतलब समझा क्या होना नहीं, चाहिए हाइड्रोलिसिस करने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए ऐसा पूछो। कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से वो कन्वर्जन होता है, मतलब उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको एनालिसिस करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये पॉली है या फिर ओलिगो है या फिर मतलब मोनो। अभी आगे की पढ़ाई कोई काम नहीं लगेगी अभी ऑर्गेनिक की, ये देखने के लिए। नहीं नहीं, पता चलेगा आगे, वैसे तुम्हें पता चलेगा आगे, क्योंकि फिर हम टेस्ट करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करने हैं जिनसे पता चले हमें, तो वो टेस्ट जो है वो बताएंगे कौन कौन से टेस्ट करने हैं। आगे सब पूरा डिटेल में आएगा, पहले तो ग्लूकोज के बारे में बहुत डिटेल में आएगा, उसके बाद फ्रुक्टोज, इन सब के बारे में डिटेल में आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा शुगर, नॉन शुगर। खैर ये सिंपल है, कुछ है नहीं ऐसा। तो तुम्हारे क्या शुगर्स क्या होते हैं जो टेस्ट में स्वीट स्वीट। लगे, है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं कुछ अलग से लिखवाने नहीं वाला, स्वीट है और जो स्वीट ना लगे ना। प्लस इसमें ये भी रहता है कि सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाला भी रहता है। ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दीज आर soluble in water, not soluble in water। अमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं ये वाले क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, बस ये तुम्हारा एक मेन है, कुछ नहीं इसमें शुगर नॉन शुगर में। अब आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग वाले में क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोलते हैं हम इनको, रिड्यूसिंग वाले पार्ट में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, चलो पहले हम रिड्यूसिंग का डेफिनेशन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट which contain aldehyde group
एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप which can reduce। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है जो तुम लोगों ने पहले मैंने नहीं बताया, मैं इसी का ही वेट कर रहा था यहाँ पे आने के लिए। which can reduce failing solution and Collins reagent। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्या है, क्या पहचानने में आ रहा है तुमको, बोलो। कीटोन एक टेस्ट नहीं देता दोनों में से कोई वेरी एक। गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वो कीटोन दोनों ही टेस्ट आई टेस्ट, थिंक, कीटोन दोनों ही टेस्ट नहीं देता यार, हाँ वो, फेलिंग टॉलिन हाँ दोनों ही नहीं सर। देता। अब क्या है, एक एक छोटा सा इसमें एडिशनल पार्ट हो रहा है कि कौन कुछ कीटोन्स ऐसे हैं जो टेस्ट देते हैं। वो कीटोन कौन से होते हैं, वो कीटोन्स होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स, मैं इसको चलो स्टार मार्क कर देता हूँ, कीटोन गिव्स फेलिंग्स, इसका रीजन भी है, फेलिंग्स solution test and Tollins test। नहीं ये इसको मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसके बारे में देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है, तो मेरे पास, चलो इस H को मैं अलग लिखता हूँ, ऐसे है। इस तरीके से ये क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये क्या मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अच्छा अभी टॉटोमराइज होके ये क्या बनाएगा, अगर ये टॉटोमराइज हो गया तो भाई ये ऐसा बनाएगा, बोलो। टॉटोमराइज होके ये ऐसा बनाएगा, और मैं इसका टॉटोमराइज कर दूं ऊपर वाले के साथ तो क्या बन जाएगा, बोलो। सर पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो मैंने भी बताने की कोशिश किया, इसको हम यस बोलते सर। हैं इंडायोल। इसीलिए ये स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट दे देते हैं। अब बोलो क्या डाउट है। सर जो आपने आवाज बेटा साफ नहीं आ रही तुम्हारी, जो भी बोल रहे हैं। लास्ट में जो स्ट्रक्चर हाँ दिया, नहीं नहीं सुन रही जेठाराम सर तुम्हारी आवाज। जो कंपाउंड है, सर वो ऐसा पूछ रहा है कि पहली वाली और तीसरी वाली स्ट्रक्चर सेम ही नहीं हो गई, ऐसा पूछ रहा है वो। हाँ हाँ सेम हो गई, बट वो देखो ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, मतलब ये यहाँ तक छोड़ा नहीं है, ये आगे पूरा लंबा पूरा ये यूनिट है पूरा, ये भी यूनिट है पूरा, मैंने केवल ऊपर का जो मेन पार्ट है वो बनाया है, तो उसमें चेंज आ जाएगा। यहाँ पे चेंज नहीं लग रहा है, बट जब पूरा यूनिट बना हुआ है तो उसमें चेंज आ जाएगा पूरा। सर हाँ हाँ बोलिए। वो टॉटोमरिज्म किया तो वहां से हाइड्रोजन निकल नहीं जाएगा? टॉटोमेरिज्म किया तो हाइड्रोजन कब निकलता है यार। वो कार्बन है ना, वो वहाँ का हाइड्रोजन अच्छा ओ अच्छा रुको रुको के। रुको, अच्छा अच्छा ये मैंने यहाँ हाँ पे गड़बड़ लिख रखा है, यहाँ पे एच आएगा, सॉरी वो एच चला गया, एक एच कम बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, है ना, वो हाँ थोड़ा सर। देख, वैलेंसी वाला देख लेना, इतना कुछ इश्यू नहीं है उसमें। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। और क्या लिखा अभी आपने एंड में, कुछ आया नहीं। एक हाइड्रोजन ही बनाया बस मैंने तो,
हाँ सर, वो कुछ आया नहीं बोर्ड पे अभी, सही है। जो भी कुछ चेंज किया कुछ आया नहीं बोर्ड पे। कुछ ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट वाला चेंज किया भी नहीं है, एक जगह हाइड्रोजन कम था वहां लगा दिया है बस। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अभी आ रही है। ओके सर, तो अल्फा क्या अगर बीटा नहीं होना चाहिए तभी होगा सिर्फ? नहीं नहीं, कि ओनली अल्फा पे ही पॉसिबल है ना ये, कि ऐसा बीटा नहीं पे है, आगे पॉसिबल। कोई हुआ, कोई कार्बन इसके आगे बीटा पोजीशन पे तो नहीं होगा? तो भी हो सकता है ना, क्या दिक्कत है, बट हाँ वो देखना पड़ेगा फिर, वो कैसे सिचुएशन कैसी है वो देखनी पड़ेगी। ओके, यस सर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हमने क्या बोले, जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट दोनों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो है ना, इसीलिए कीटोनिक ग्रुप आया, इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप ऐसे ही होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी वाले होते हैं। ठीक है, इस रिअरेंजमेंट का एक नेम भी होता है, वो नेम जानने की जरूरत नहीं, बहुत अजीब नेम है उसका। इसमें अब दूसरा आता है तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग वाला पार्ट, तो उसका डेफिनेशन वो लिखते हैं। सर हाँ हाँ, सर वो आपने नेम क्या लिखा है वहां पे नीचे ई से? इन डायोल, इन है और ओके। दो डायोल है, तो इन डायोल हो गया। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा पॉइंट, ऑल मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स, पूरा मैं सेकेराइड नहीं लिख रहा है ना, तो समझ जाना, वेदर एल्डोज। अच्छा, एल्डोज का मतलब क्या है, कि ऊपर वाला ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, वेदर एल्डोज हो या फिर कीटोज हो, और कीटोज, कीटो ग्रुप हो, ठीक है, आर रिड्यूसिंग इन नेचर, आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब इसमें क्या है ना, काफी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर में, तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो तुमको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट तुम्हारा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए, इसमें क्या लिखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स in which the reducing part, in which the reducing parts are not free, are not free, they can't reduce failing solution and टॉलिंस reagent। टॉलिंस reagent का स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है, टॉलिंस reagent, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। बोलो सिंपल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जैसे सुक्रोज हो गया, तो सुक्रोज में क्या है ना, एल्डिहाइड और वो कीटो वाला जो पार्ट है ना वो नहीं होता है, वो मतलब फ्री नहीं होता है, इसलिए आगे हम इसका वो भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज
एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, एक फैक्ट एक तरीके से, बाकी सब रिड्यूसिंग होते हैं, केवल सुक्रोज नहीं होता। नेक्स्ट तुम्हारा है ऑल पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, सिंपल सा पार्ट हो गया हमारा। अब हम अलग अलग टाइप की मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अच्छा हमारी बात बताओ कि क्लास कितने बजे तक है हमारी? 6:30 तक है ना? 6 बजे तक है सर। 6 बजे तक है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? तो वो सुक्रोज में ऐसा क्या होता है? उसका वो स्ट्रक्चर बनाने पे पता चलेगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बाद में ना, अभी उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। अभी लिख लो बस ऐसे ही, मान लो उस सुक्रोज का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि उसका जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसीलिए वो नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी लिख लो स्ट्रक्चर, हम सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह ये जो पार्ट है ना, वो अलग से ही सीखेंगे सब एक साथ। पहले ग्लूकोज का करेंगे, फिर फ्रुक्टोज का करेंगे, इस तरीके से हम सबके बारे में देखेंगे। मेनली तो तुम्हारे जेई वगैरह में ना रिएक्शंस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो रिएक्शंस जो है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड सारी की सारी। तो इसमें तुम्हारा अल्कोहल के जो रिएक्शंस हैं, इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। तो कार्बोनिल वाला चैप्टर है ना, वो अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड जो हैं वो डिपेंड करते हैं कार्बन की यूनिट्स कितनी है। जैसे मैं मान लो कार्बन एटम 3 है, लेट्स से, ठीक है। जनरल टर्म जो है, मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा, बस एक दो चीजें बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं ट्राइओस, जनरल टर्म ट्राइओस है। मान लो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है ऊपर ही ऊपर, तो हम इसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओस। मान लो वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे बोलेंगे कीटो ट्राइओस। मान लो कार्बन नंबर 6 है, तो ये क्या हो गया? हेक्सोस हो गया। ये क्या हो जाएगा? एल्डो हेक्सोस। ये हो जाएगा कीटो हेक्सोस। ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें खास नहीं है। ये हमने सीख लिया थोड़ी सी चीजें। अब हम आते हैं ग्लूकोज पर। ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज पहले बनता कैसे है हम उसके बारे में देख लेते हैं। प्रिपरेशन। अच्छा, इसके सोर्सेस क्या है ग्लूकोज के, बताओ। खैर सभी को पता है, बट फिर भी ग्लूकोज के सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है? सुक्रोज, मतलब वो तो चलो स्टार्च, केमिस्ट्री का टर्म हो गया, केमिस्ट्री में नहीं, इन जनरल बोलो, इन जनरल। और तो फ्रूट्स होते हैं नेचर हमारे, फ्रूट्स फ्रूट्स होते हैं, हनी है जैसे, ग्रेप्स है जैसे, ना, इन सब से मिलता है तुम्हारा। ठीक है, चलो हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। पहला है हमारा फ्रॉम सुक्रोज, जिसके जिसके बारे में सभी लोगों को आइडिया है। तो जैसे मान लो सुक्रोज को तुम एसिडिक मीडियम में लेके जाते हो, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में लेके जा रहे हो, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनता है। देखो दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है।
उनका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, इस तरीके से। ये फ्रुक्टोज टाइप है, फ्रुक्टोज नहीं बनाया मैंने एग्जैक्टली, मैंने टाइप बता रहा हूँ। और ये तुम्हारा क्या है, सॉरी ग्लूकोज टाइप है, हाँ ये डिफरेंस आता है उनमें। तो तुम्हारा सुक्रोज आ गया, इस सुक्रोज है इस तरीके से बनता है। एसिडिक मीडियम में तुम सुक्रोज को रखोगे तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। दूसरा है फ्रॉम स्टार्च और सेलुलोज, एक ही बात है, ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं। तो जब तुम स्टार्च को डाइल्यूट करते हो एसिडिक मीडियम में 10 प्लस NH2O। सर हाँ हाँ बोलो। वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से वो डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड कार्बन का ही फर्क होता है। हाँ इसमें कीटो ग्रुप होता है फ्रुक्टोज में, और इसमें एल्डिहाइड होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ तो स्टार्च को जब हम डाइल्यूट करते हैं, पानी में मिलाते हैं एसिडिक मीडियम में, टेम्परेचर मेरा 393 केल्विन है ना, उसकी जरूरत नहीं है याद करने की, ये तो ऐसे ही बताती है। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास ग्लूकोज मिल जाता है। चलो उसे उस फॉर्मेट में लिखते हैं। एक और बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। सारे सारे कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं ना, सैचुरेटेड होते हैं ना। सैचुरेटेड होते हैं, बोल सकते हैं। तो मतलब कोई अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। देखा तो नहीं है कभी, मतलब सुना भी नहीं है ऐसे तो, बट ऐसा स्टेटमेंट जो है वो कहीं पढ़ा भी नहीं है। बट जितने भी मैंने देखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स, सब में डबल बॉन्ड ओ तो होता ही होता है। बट तुम्हारे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना उनमें नहीं होता। पॉलीसैकेराइड्स में डबल बॉन्ड हट जाता है ना, पॉलीसैकेराइड तो सारे सिंगल बॉन्डेड ही होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ऑलिगोसैकेराइड्स भी का भी होना जरूरी नहीं है, उनमें डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। बट सारे मोनोसैकेराइड्स के लिए बोल सकते हो तुम। ठीक है। तो ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज तुम्हारा क्या है, एक तरीके से एल्डोहेक्सोज है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बना के भी देख लिया था। अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। स्ट्रक्चर के लिए क्या टेस्ट किए गए, अलग अलग टेस्ट किए गए। तो इसका स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए तो पहला हमारा टेस्ट किया गया प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन चेन। 6 कार्बन चेन की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी। ठीक है। तो वो कैसे पता चली कि हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसको हमने क्या किया, HI के साथ हीट किया, काफी काफी देर तक हीट किया, प्रोलोंग हीट किया। तुम्हारे पास क्या बन गया, C6H14 एन हेक्सेन बन गया तुम्हारे पास। उससे क्या पता चला कि 6 कार्बन की चेन है सीधी स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, CHO, इस तरीके से तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आना ही आना चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में दिक्कत होगी ना तुमको तो फिर कुछ याद ही नहीं होगा। ग्लूकोज का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा याद होना चाहिए।
लास्ट के 2 OH जो है राइट हैंड साइड में, फिर बीच में गैप, फिर एक राइट हैंड साइड में। किसी भी तरीके से देखो, याद करने का अपना अपना तरीका है, कैसे भी याद कर सकते हो। हाँ बोलो। सर सिर्फ ग्लूकोज लिखा हो तो कौन सा मानेंगे, डी या एल? डी मानेंगे यार, एल तो रेयरली कहीं आता है, डी मानेंगे हम। जनरली वो डी फॉर्मेट में ही रहता है। सर हाँ हाँ बोलो। ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें टाइम भी दिया था कि 24 आवर्स तक हीट किया है, 20 आवर्स, ऐसा टाइम टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? वो क्या है ना, आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं स्ट्रक्चर्स। ज्यादा देर तक रखोगे तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा टाइम का वो चक्कर वहां से रहता है। आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि अल्फा बीटा मिलेंगे तुमको, डी के भी 2 पार्ट होते हैं, अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं। तो उस तरीके से ज्यादा देर तक रखते हैं तो अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब काफी सारी चीजें हैं, तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इनके बारे में। तो एच आई के साथ रिएक्ट करता है ना काफी देर तक, तो एच आई क्या करता है, इनको रिड्यूस करता है। हम इसे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एक ही बात है। रेड फास्फोरस रहेगा तो इतनी ज्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी, और रेड फास्फोरस नहीं है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। पहले तो क्या कर देगा वो, सबको आयोडाई, वो सब में आयोडीन लगा देगा, और फिर उसके बाद सबको रिड्यूस कर देगा। किस तरीके से, इस तरीके से सबको हाइड्रोजन वहां पे प्लेस कर देगा। सर हाँ बोलो। वो हमने वो OH OH बाजू में था और उनको तोड़ के निकाला था, वो कौन सा रिएक्शन था? तो फिर वो CH3I वाला था? नहीं, अच्छा वो HiO3 वाला था ना? हाँ हाँ वो तो HiO3 वाला था। ओके, हाँ वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। अभी नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप चेक करने के लिए। दूसरा दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसे हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट करवाते हैं। किससे रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्साइल। काफी सारी चीजें, एल्डिहाइड पार्ट है तो एल्डिहाइड के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम्हारा, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज है, CHO, CHOH 4 CH2OH, इसको तुम क्या कर रहे हो, NH2OH, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्सी अमाइन, इसके साथ ही ऐड करा रहे हो। सबको पता है क्या बनेगा, तुम्हारा ऑक्साइम बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH बनेगा। दूसरा मान लो हम इसको HCN से रिएक्ट कराएं, क्या बनेगा बताओ। HCN से प्रेजेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। वो CH2 नीचे जो होगा वो HCN जुड़ जाएगा। नहीं नहीं, कार्बोनिल वाले पे रिएक्शन देता है ना ये, OH और CN साइनोहाइड्रिन बनाता है, याद हो तो। साइनोहाइड्रिन भूल गए, साइनोहाइड्रिन तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन ही तो है। एक कार्बन पे एक OH और एक CN हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है। तो दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शंस क्या कर रही है, confirms the presence of aldehyde group। ये तो हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। सर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें वो करने से डायरेक्ट पता चल जाए ये ग्लूकोज ही है? डायरेक्ट पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, कार्बन भी हैं ज्यादा नंबर वाले। डायरेक्ट पता करना बहुत मुश्किल है। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसके ऊपर वाला जो था उसका कोई मैकेनिज्म होता है? मैकेनिज्म
देखो OH हट के आयोडीन आ जाएगा, सब जगह पे आयोडीन आ जाएगा, फिर आयोडीन हट के हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरीके से रहता है सब जगह। बेसिकली क्या कर रहा है ये, रिड्यूस कर रहा है सभी को, बहुत ज्यादा देर तक हीट करते जा रहे हैं तो सबको रिड्यूस करता जा रहा है, तो पूरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा। थोड़ी हेल्प लेनी हो तो हम रेड फॉस्फोरस भी लिख सकते हैं। रेड फॉस्फोरस तो क्या है, एडिशन हेल्प कर देगा, वो तो क्या करता है पूरे को रिड्यूस कर देता है ना। रेड फॉस्फोरस तो क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। HI भी एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, बट वो हाई हीट पे ही काम करता है। अच्छा, ओके अभी सर। हमने प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देख लिया, बट नेक्स्ट टेस्ट है एल्डिहाइडिक ग्रुप है या नहीं है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीडाइज होगा, बाकी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर ऐड किया है। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम दूसरा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो इसको क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसका नाम याद रखना, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। ये नेम्स स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप प्रूव हो गया हमारा। सर हाँ हाँ बोलो। अल्कोहल भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता था। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। हमने ऐसा चूज किया है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करे, जो केवल ओके सर। एल्डिहाइड को ही करे, उस तरीके से। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, वो भी 5 मोल लेते हैं। 5 मोल हम क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कैसे लिखेंगे, CH3CO O CO CS3। तो वो क्या करेगा, OH में से H हटा देगा और वहां पे OEC लगा देगा। तो मेरे पास क्या होगा, CHO, ये हो जाएगा CHOEC4, लास्ट में CH2OAC आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ये बता रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, ये तुम्हारा क्या 1 डिग्री अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी कर देगा, और प्राइमरी अल्कोहल है उसको भी कर देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना इजी है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ पहले तो। प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो COH दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उस कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए तुम्हारे पास जैसे ग्लूकोज है, ये तुम्हारा ग्लूकोज है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बताने के लिए फिर हम वो NaOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं क्या?
बचाने के लिए मतलब? बताने के लिए मतलब पहचानने के लिए कि COH बना है तो हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं बाद में। नहीं, वो एसिड बन गया ना, फिर तो एसिड की हाँ, प्रॉपर्टीज से हम लोग पहचान लेंगे ना। एसिड की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हम एसिड पहचान सकते हैं। मतलब ऐसा कर तो सकते हैं ना, जैसे कि कर तो NaOH के साथ सकते हैं, रिएक्ट किया। कर तो सकते ही है। ग्लूकोनिक एसिड जो होगा उससे भी तुम्हारा यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है, नीचे जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड है, ये तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। यह है प्रेजेंस सर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हाँ हाँ बोलो। सर वो फोर्थ वाले में ओएसी कैसा है वो एक बार बताओ ना। अल्कोहल को तुम एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हारे पास देखो, ये OAC है इधर, इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया। वही तो किया हमने। यहाँ से क्या बन जाएगा, ROAC। ओके सर हाँ। एक्सक्यूज मी, इस तरह से बनेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक? सर नीचे करो ना। सर बोलो। ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करके भी ऑक्सीडेशन ही हुआ ना अपना। हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन ही होगा, बट वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा ना। हाँ तो सर वो Br2H2O वाला जो लिखा हमने वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए, हम्म। उसी के साथ देते तो फिर मतलब उसी के साथ क्यों टेस्ट नहीं हुआ? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, क्या करे, अल्कोहल को नहीं करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को उसने नहीं किया, देखो। इस वजह से है ना। नहीं सर मतलब सर जैसे कि इसके पहले वाले टेस्ट में हमने 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली की ना, एक वो हाइड्रोक्सिलामाइन और वो साइनोहाइड्रिन बना। हाँ, हाँ तो वैसे भी इसमें एक ये Br2 वाला रिएक्शन और एक HNO3 वाला रिएक्शन। तो HNO3 वाला करने का पॉइंट क्या है? वो तो कि वो उसको भी तो कर देगा ना, अल्कोहल को भी कर देगा ना। हाउ विल वी डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएशन तभी आएगा ना CHO का ऑक्सीडेशन 2H का नहीं हो, तो वो तो Br2H2O के साथ ही हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला तो दोनों को कर देगा, तो हमें कैसे पता चलेगा प्राइमरी अल्को सॉरी CHO ग्रुप प्रेजेंट है? ठीक है सर। चलो ये वाला करो, ये वाला मैंने पहले बता रखा है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहले एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बट चलो ठीक है। ये ग्लूकोज दिया हुआ है तुमको, कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करता, तुम रिएक्ट करा रहे हो HiO4 के साथ, बताओ क्या बनेगा। उस दिन सिखाया था, आज कर ही लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में इसका क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। सर आपने ये करवा दिया था। करा दिया था, फिर से करा रहा हूँ इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, क्योंकि इस चैप्टर में पूछा जा सकता है तुम्हारे इसमें टेस्ट वगैरह में, FT वगैरह में पूछ सकते हैं। FT के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया।
क्या क्या है बताओ। 5 फॉर्मिक एसिड और एक क्या कहते हैं उसको, फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे। अपन देखो क्या करते हैं, HiO4 क्या करता है, दो दो पे अटैक करता है, दो दो वाले पेयर को। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो सर पहले तो इसको तोड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाएगा, इस तरीके से OH लगा देता है। ये इसको थोड़ा बड़े नीचे से नहीं टूटा, ऐसे बन गया ये सर हमारा क्या इससे है। हाँ हाँ बोलो। सर इससे सिंपल है, जितने कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ना, वहां पे OH हम्म, लगा देने का। या हाँ दो कार्बन मुझसे स्ट्रक्चर बना भी नहीं हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो, खैर और भी छोटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये 4 3 लिखा है क्या मैंने, 4 आएगा सॉरी। जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहां पे OH लगा दो, सब जगह OH लगा दिया हमने। जैसे इसको हटा दिया, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहां पे OH लगा दिया। पहले से एक OH तो था ही, तो मतलब यहाँ पे लास्ट तक जो है हर एक कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे। एक OH पहले से ही है और 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो ऐसे कितने हैं, ये जो 4 है ना, 4 ये वाले, इन चारों पे क्या आ जाएगा, OH OH आएगा अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो। एक OH तो पहले से ही है, ये कहाँ से आया, कार्बन कार्बन बॉन्ड से आया। बताओ पहले बताओ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट। किसी को डाउट हो तो पूछो। सर ये दूसरी मेथड समझाओ ना। मेथड और कुछ वो नहीं है, कार्बन हटा के लगा देना। ऑब्जर्वेशन है, मैं बता देता हूँ, रुको एक मिनट। देखो अब क्या है, ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो मैं कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ। अब मैं कार्बन नंबर 2 के बारे में क्या बोल रहा हूँ, कि जितने भी वो कार्बन से अटैच है उतने ही OH लगा दो। जितने ही भी वो कार्बन से अटैच है उतने OH लगा दो, लगा दिए। तो एक कार्बन पे 3 OH आते हैं तो वो क्या बन जाता है, बताओ। बता रखा है तो। एक कार्बन पे पानी अगर निकल 3 जाता है। OH, पानी निकल जाता है, मेरे पास क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है। तो वैसे ही एक कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो वो एसिड बन जाएगा। तो इसमें ऐसे कितने कार्बन है, 4 कार्बन ऐसे हैं जो 2 कार्बन से अटैच बीच में लगे हुए। तो मतलब सेकेंड डिग्री एल्कोहल होगा वो अटैच उस तरीके से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। सॉरी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का तो एक में ही ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड में। सर और लास्ट में, एक मिनट रुको, 1 डिग्री एल्कोहल जो है, 1 डिग्री एल्कोहल के पास क्या है, कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है। तो इस लास्ट वाले के साथ क्या हो जाएगा, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन कार्बन है। रुको एक मिनट, मैं इसको 1 डिग्री अल्कोहल के लिए मैं यहाँ बताता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या है, वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो वो इस तरीके से आएगा जो कि CHO में कन्वर्ट कर देगा। हाँ बोलो। सर जो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया ना अलग से, जहाँ पे 2 लिखा है, सर ऊपर वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, एडजेसेंट OH OH होंगे या डबल बॉन्ड होगा तभी टूटेगा ना। हाँ हाँ तभी टूटेगा ऑब्वियसली। हाँ तो इस पे 3 नहीं आएंगे ना। एक मिनट, फिर से बोलो तो। सर ये जो आपने साइड में स्ट्रक्चर बनाया है ना, साइड में एक तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं यार, कौन सा सर ये 2 लिखा है, एरो करके 2 लिखा है। हाँ हाँ ये वाला ना, हाँ। हाँ उसमें क्या होगा, सिर्फ एक बार ही OH OH लगेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है OH OH के, यानी ऊपर वाला बॉन्ड थोड़ी टूटेगा उसमें, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, वो तो चलो मैंने बनाया नहीं पूरा, समझाने के लिए बताया, तो अच्छा उसमें हाँ। टूटेगा ना इससे। हाँ तब तो रहे, मेरे को लगा ऐसे नहीं नहीं कैसे। नहीं नहीं, नहीं यस सर। ऐसे टूटेगा। बोलो अभी किसी को डाउट है तो पूछो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम और भी रिएक्शंस देखेंगे। सर एक सेकंड वो क्वेश्चन स्क्रीन पे रखो ना, 1 मिनट प्लीज। ठीक है।